5 राज्यों में तारीखों का आज ऐलान होगा। जी हां, विधानसभा चुनाव है देश में और ये 5 राज्य हैं। इनमें उत्तराखंड, गोवा, यूपी, पंजाब और मणिपुर हैं। अब कोविड प्रोटोकॉल के साथ चुनाव होने के और चुनाव आयोग आज 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। दोपहर बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:30 बजे होनी है। यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने के। ऐसे में इन चुनावों से पहले की कोरोना ने ऐसी दस्तक दी कि अब विधानसभा चुनाव कोरोना के साए में होने के। ऐसे में बड़ी चुनौती रहेगी कि कोरोना के प्रोटोकॉल का भी पालन हो और मतदान प्रतिशत भी अच्छा खासा रखे। तमाम चुनौतियों के बीच आज हर किसी की निगाहें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या आज ही तारीखों का ऐलान होगा और तारीख क्या रहने वाली है, कितने चरणों में अलग अलग राज्यों में चुनाव होने हैं। तो बात हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड में कुल 70 सीटें हैं और फिलहाल माना यही जा रहा है कि कोरोना की वजह से 2 चरणों में उत्तराखंड में चुनाव हो सकते हैं। एक तो इस वक्त उत्तराखंड शीतलहर की चपेट में है, ऊपर से लगातार ये भी देखा जा रहा है कि जो कोरोना का आंकड़ा है हर दिन तकरीबन 800 के करीब है। अब एक तरफ शीतलहर, दूसरी तरफ कोरोना के बढ़ते आंकड़े। ऐसे में बड़ी चुनौती यही रहेगी कि मतदान प्रतिशत कैसे बढ़े, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों से पहले कई चुनौतियां साफ देखी जा रही हैं। एक तो बर्फबारी का दौर जारी है, कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव अगर होते हैं तो मतदान प्रतिशत पर इसका असर होगा? हाँ आरती, देखिए बड़ी चुनौतियां हैं उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त बर्फबारी बहुत ज्यादा है, बारिश भी बहुत ज्यादा है और अमूमन उत्तराखंड के अंदर चुनाव फरवरी के दौरान ही होते हैं जिस वक्त ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। लेकिन निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस बार 500 मतदान केंद्र और बढ़ाए गए हैं, यानी अब जो संख्या है वो 11,647 तक जा पहुंची है। बहुत सारी ऐसी तैयारियां हैं जो कभी पहले देखने को नहीं मिली है। मुख्य जो निर्वाचन आयोग है उसके दिशा निर्देश अनुसार ही जो मतदान केंद्र रहेंगे उन पर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कभी पहले नहीं हुआ करती थी। वहां हेल्प डेस्क रखी जाएगी, इसके साथ ही शौचालय बनाए जाएंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित किया जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। और जैसा मैंने कहा कि इस बार 500 मतदान केंद्र और बढ़ा दिए गए हैं, तो ये सुविधा वाली बात है। सबसे अहम ये रहने वाला है कि 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर कोई भी मतदान केंद्र नहीं होगा आरती। और खास ये है कि 1200 जो माफ कीजिएगा, जो 1200 वोटर्स हैं वो एक मतदान पर जा सकते हैं, यानी बहुत बड़ी संख्या एक मतदान केंद्र पर इकट्ठी नहीं होगी। ये सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि कोविड से लोग सोशल डिस्टेंस का पालन कर सकें। और अगर बूथ कम होते, मतदान केंद्र कम होते तो जाहिर सी बात है कि भीड़ ज्यादा होती, जो मत अधिकार अपना प्रयोग करने के लिए लोग वहां पहुंचते तो वो संख्या ज्यादा होती। तो इसलिए इन संख्या को बढ़ा दिया गया है, 500 और मतदान केंद्र एक्स्ट्रा कर दिए गए हैं, यानी 11,647 अब बूथ बना दिए गए हैं। इसके साथ ही अब जो 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग हैं उनके लिए गाइडलाइंस है मुख्य निर्वाचन आयोग की ओर से, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की ओर से, कि उनको कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए जो पोस्टल बैलेट पेपर है वो दिया जाएगा, जो दिव्यांग है उनको भी वही दिया जाएगा। अगर वो उससे अपना वोट डालना चाहते हैं तो आसानी रहेगी। और उत्तराखंड के अंदर 16 लाख ऐसे बुजुर्ग हैं जो 80 साल से ऊपर के हैं, 53,000 लोग ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं, तो वो अपने पोस्टल बैलेट पेपर से अपने मतदान का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही रही बात चरणों की, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर चरणों में चुनाव होता है तो कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर लगातार पिछले 2 हफ्ते से बहुत ज्यादा केसेस बढ़े हैं। बीते दिन की बात करें आरती तो 810 केस कोरोना वायरस के आए हैं और ये आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। 2022 केस अभी एक्टिव हैं। तो इसको देखते हुए कुछ लोग ये मानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर भी जो चुनाव है वो 2 चरणों या 3 चरणों में होना चाहिए। लेकिन पिछली बार की बात करें आती, 2017 की बात करें तो 1 चरण में चुनाव हुआ था। तो इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि शायद चरण बढ़ सकते हैं। हालांकि अभी देखिए 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इंतजार करना पड़ेगा किस तरह की गाइडलाइंस आती हैं, किस तरह के दिशा निर्देश आते हैं। लेकिन यहां राज्य की बात करते हैं तो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। हालांकि थोड़ा रैलियों पर फर्क है, क्योंकि कल ही जो गाइडलाइंस आई है आरती, उसमें 16 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक दल को रैली करने पर पाबंदी लगाई गई है पूर्णतया तौर पर। तो अब ये हलचल है राजनीतिक दलों में, वो चाहते हैं कि रैलियां हो, लेकिन कोरोना वायरस जिस तरह से बढ़ रहा है,
जो हालात पैदा हो रहे हैं उससे हालात और बिगड़ सकते हैं। तो इसलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है, जो नई गाइडलाइंस आई हैं उसमें 16 जनवरी तक किसी तरह की कोई भी रैली, कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। अब 3:30 बजे कुछ जो दिशा निर्देश आएंगे संभावित, जिन जिन राज्यों में जैसे चुनाव होने हैं 5 राज्यों में, तो उत्तराखंड का भी इंतजार किया जा रहा है कि एक चरण में चुनाव होगा या फिर 2 चरण में चुनाव होगा। आरती, बिल्कुल, और इस बार प्रयास यही रहेगा कि ज्यादा मतदान प्रतिशत हो। हालांकि देखिए बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है, मतदान केंद्रों की भी संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन इसी बीच कोविड प्रोटोकॉल एक बड़ा मुद्दा है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी प्रचार करना, क्योंकि अगर हम बड़े दलों की बात करें तो वो सक्षम है, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, बीजेपी की बात कर लीजिए, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार कर सकती है। छोटे दलों को समस्याएं आ सकती है, क्षेत्रीय दलों को समस्याएं आ सकती हैं। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ प्रचार कैसे संभव होगा? हाँ, यही हलचल है आरती, क्योंकि अब अगर दिशा निर्देश जारी होते हैं कि रैलियां नहीं होंगी तो ये बड़ी समस्या आ सकती है राजनीतिक पार्टियों के ऊपर। लेकिन राजनीतिक पार्टियों को ये समझना होगा कि जान सबसे ज्यादा कीमती है। अगर रैलियों में भीड़ जुटती है, भीड़ जुटाई जाती है, तो उसकी, अगर कोरोना वायरस फैलता है या ओमिक्रॉन फैलता है तो उसकी तमाम जिम्मेदारी उन राजनीतिक पार्टियों की होगी। लेकिन इससे राजनीतिक पार्टियों को बचना चाहिए। अब जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा है, तो राजनीतिक पार्टियों को इन रैलियों पर खुद ही रोक लगा देनी चाहिए। इसमें दिशा निर्देश का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि राजनीतिक दल मानते हैं कि भीड़ दिखाने से, यानी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस पार्टी का रुख चल रहा है, तो ये हलचल है राजनीतिक पार्टियों के अंदर कि वो रैली नहीं कर सकते। अब क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म बचे हैं, वो अपनी वर्चुअल रैली कर सकते हैं। अब अपनी बात को पहुंचाने के लिए, यानी पार्टी अपने मुद्दों को पहुंचाने के लिए या सत्ता पक्ष विपक्ष अपनी बात को पहुंचाने के लिए जनता तक सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और वो कितना कारगर होता है ये देखना होगा। लेकिन हाल फिलहाल की बात करते हैं तो अभी पूरी तरह से उत्तराखंड में तो 16 जनवरी तक रैलियों पर रोक है, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में संभावित रैलियों पर पूरी तरह से रोक लग जाए। अब सिर्फ बचता है एक प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है या फिर सोशल साइट्स जो है वो। लेकिन उसमें जो बड़े दल हैं उनके अपने देखिए सोशल प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लेकिन जो छोटे दल हैं अभी वो आईटी सेक्टर में या अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर इतने कामयाब नहीं है कि वो अपनी बात को जनता तक पहुंचाएं। लेकिन जाहिर सी बात है कि खतरे को देखते हुए दिशा निर्देश इस तरह के जारी हो सकते हैं ताकि लोगों की जान को बचाया जा सके, वायरस ना फैले और सही तरीके से चुनाव को भी संपन्न कराया जा सके। और ये एक बड़ी चुनौती रहेगा कि सही तरीके से चुनाव संपन्न हो, कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन हो। आज तारीखों का ऐलान होता है, आचार संहिता लग जाती है, तो जाहिर सी बात है कोरोना प्रोटोकॉल का जिक्र होगा, सख्ती की बात होगी। लेकिन क्या वो सख्ती केवल निर्देशों तक सीमित रहेगी या संभव है कि सख्ती धरातल पर देखने को मिलेगी? हाँ आरती, ये बहुत बड़ी समस्या है कि जनता को भी समझना होगा, क्योंकि जब चुनाव का दौर आता है तो बहुत उत्साहित होते हैं लोग, अपनी अपनी पार्टियों के लिए जो कार्य करना है वो भीड़ जुटा लेते हैं और जो गाइडलाइंस होती हैं उनको ठेंगा दिखा देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब वक्त नजरअंदाज करने का नहीं है, क्योंकि वायरस को सबने देखा कि कितनी मौतें हुई है, किस कदर ये फैला है, पूरी दुनिया इससे परेशान है। तो अब लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो राजनीतिक दलों को, जैसा मैंने अभी बताया कि राजनीतिक दलों को भी, कार्यकर्ताओं को भी और जनता को भी ये समझना होगा कि इस वक्त खतरे में, यानी वायरस के खतरे में ये चुनाव हो रहे हैं। हालांकि देखिए चुनाव आयोग का एक एक्सपीरियंस हो चुका है कि किस तरह से इन चुनाव को संपन्न कराया जाए, लेकिन क्योंकि 5 राज्यों में एक साथ चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, सबसे बड़ी चुनौती तो उत्तर प्रदेश के साथ है। 7 चरणों में पिछली बार 2017 में चुनाव हुआ था, लेकिन इस बार कितने चरण होंगे? इसके साथ ही उत्तराखंड में 70 विधानसभाएं हैं, पंजाब है, गोवा है, मणिपुर है। तो अब एक साथ 5 राज्यों में चुनाव कराना है, तो ये जनता को भी समझना होगा कि भीड़ से बचना है, सोशल डिस्टेंस का पालन करना है। और जैसा मैंने बताया कि उत्तराखंड में तो ये तमाम तैयारियां हो चुकी हैं कि बूथ केंद्रों को बढ़ाया गया है, यानी मतदान केंद्रों की संख्या को बढ़ाया गया है। अगर ये संख्या ना बढ़ती तो जाहिर सी बात है कि यह खतरा, क्योंकि लगातार बढ़ रहा है, तो यह खतरा और बढ़ सकता था। इसीलिए यहां पर 500 जो केंद्र है वो और बना दिए गए हैं और 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी इन मतदान केंद्रों में नहीं होगी, ताकि
जो लोकल लोग हैं यानी 1200 जो मतदाता हैं वो एक बूथ पर अपना वोट डाल सकते हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अब क्योंकि गाइडलाइंस ये है कि सोशल डिस्टेंस रखनी है, मास्क लगाना है, या फिर जो 2 डोज है उनका वो लगना अनिवार्य है या नहीं है, ये थोड़ा सा दिशा निर्देश अभी इसका इंतजार करना पड़ेगा कि क्या गाइडलाइंस आती हैं चुनाव आयोग की तरफ से जब तारीखों का संभावित ऐलान होगा। लेकिन उत्तराखंड की तरफ से देखा जाए तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दावा किया है कि तमाम तैयारी उत्तराखंड के अंदर मुकम्मल की जा चुकी हैं। आरती, बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में राजनीतिक हालात क्या कहते हैं। विधानसभा चुनावों के आने से पहले की, तारीखों के ऐलान से पहले की, लगातार ये देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई, दिग्गजों के दौरे बढ़ गए, अब आचार संहिता लगने को है। राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं? क्या कुछ उठापटक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है? देखिए आरती, यहाँ उत्तराखंड के अंदर अगर चौथी विधानसभा की बात करते हैं, 5वीं आ जाएगी, तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की सत्ता रही है जी। यहाँ 5 साल के दौरान सत्ताएं बदलती नहीं है, ये मिथक रहा है उत्तराखंड के अंदर। अभी हाल फिलहाल भाजपा की सरकार है, और क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार 2022 में कांग्रेस का परचम फहराया जाएगा और कांग्रेस की सरकार आने वाली है। लेकिन यहां अलग अलग पार्टियां देखिए अपनी ओर से तैयारियां कर रही हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं वो दोनों पार्टियों की ओर से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल पिछले महीने की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री की 2 बड़ी रैली यहां देखने को मिली थी। जेपी नड्डा लगातार यहां पर आ रहे हैं, बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। तो यहां दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन 2017 की बात करते हैं तो प्रचंड बहुमत से बीजेपी आई थी सत्ता के अंदर, 57 विधायक थे। लेकिन इस बार चुनौती बहुत बड़ी है भाजपा के सामने, वो इस वजह से क्योंकि बहुत कम पीरियड के अंदर 3-3 मुख्यमंत्री बदले जा चुके हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है, और सबसे अहम बात है कि महंगाई का मुद्दा कांग्रेस के हाथ में है। हालांकि देखिए अभी भाजपा के जो नेता हैं उनकी ओर से भी दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से भाजपा सरकार ने राज्य में काम किया है तो 2022 में ही भाजपा आएगी। लेकिन कांग्रेस की भी बड़े पैमाने पर तैयारी है। अब 2022 का इंतजार करना होगा, मार्च से पहले, क्योंकि नतीजे आ जाएंगे, मार्च में सरकार का गठन हो जाएगा। जनता किसको अपना वोट देकर के सत्ता में बैठाती है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा मार्च तक का। हाल फिलहाल की बात करें तो तमाम जो पार्टियां हैं वो उत्साहित हैं। आपने भी यहां पर दस्तक दी है, दिल्ली से निकल करके उसके भी दावे हैं कि अगर वो सत्ता में आती है तो बिजली पानी फ्री दिया जाएगा। तो अलग अलग तरीके के, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग दावे हैं। बिल्कुल, तमाम पार्टियां आप दावे यही कर रही हैं कि अगर उनकी सत्ता आती है तो बेहतरीन परिणाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी राव शफात आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।